हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 6th लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है ऑफ आवर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का कॉमर्स का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 2 का। एंड इसमें मैं 5 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियो हैं वो आपने देख भी लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आज हमें स्टार्ट करना था। 15 क्वेश्चन, सॉरी लेक्चर नहीं, 15 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 16 क्या है कि हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो एशियन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एशियन है उसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम एंड सिंगापुर। तो आपसे पूछा गया है जो एशियन है, ठीक है, ASEAN, जो एशियन है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, किस कंट्री में लोकेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो एशियन है ये क्या कॉन्सेप्ट है, एशियन क्या होता है, ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा एशियन के बारे में बताती हूं, फिर देखिएगा आप ही आंसर इसका बता देंगे। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है, एशियन इज एसोसिएशन ऑफ, एशियन क्या है, एशियन इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ई से ईस्ट। ठीक है, एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन है। व्हाट इज एशियन, एशियन क्या है, एशियन इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, इसमें 10 मेंबर्स हैं। ठीक, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ये जो है एशियन जो है ये बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, कह लीजिए इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती हैं। साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन, इकोनॉमिकल नहीं इकोनॉमिक यूनियन है क्या, एशियन। ठीक, अगर हम बात करें कि एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि एशियन का हेडक्वार्टर कहां पे है, जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में है वहां पे एशियन का हेडक्वार्टर है। और ये जो एशियन है इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ये जो एशियन जो यूनियन बनाया गया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन कंट्रीज में, इकोनॉमिक ग्रोथ को और कह लीजिए एक्सेलरेट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ और की जा सके, सोशल प्रोग्रेस की जा सके, कल्चरल डेवलपमेंट किया जा सके इन रीजन्स में। ठीक है, एंड रीजनल पीस बनी रहे, आपस में स्टेबिलिटी पीस बनी रहे। ठीक, और इसके अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, इवन ये सारे जो ऑप्शन में भी दिए गए हैं ये सब इसके मेंबर है एशियन के। ठीक है, तो एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, तो ये दोनों चैनल ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे चैनल पे भी आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत 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 मोटिवेशन मिलता है। एंड लेक्चर कैसा था वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एंड मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपो रेट।
तो रेपो रेट पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, इकोनॉमिक्स में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, दिस इज द रेट। दूसरा ऑप्शन है दिस इज द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड्स टू आरबीआई। ठीक है, तीसरा क्या है? दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। नेक्स्ट है दिस इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फंड फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इन द कंट्री। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है रेपो रेट क्या होता है, इनमें से बताइए। ठीक, तो मैं बहुत डिटेल में रेपो रेट पढ़ा चुकी हूं, मैं बता चुकी हूं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई लोन्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई लोन देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, रेपो रेट के फुल फॉर्म की बात करें तो रेपो रेट को रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहा जाता है। रेपो रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट को रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहा जाता है। रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, एंड व्हेन बैंक्स आर इन शॉर्ट ऑफ फंड, जब बैंक के पास सपोज करिए कभी फंड की शॉर्टेज हो जाए या लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो वोलेटाइल होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो सपोज करिए मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से अगर बैंक्स में लिक्विडिटी क्रंच हो जाए, ठीक है, या फंड की शॉर्टेज हो जाए, तो उस केस में कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड फ्रॉम आरबीआई और उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक, और रेपो रेट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन क्या है कि आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये रेपो रेट यूज करती है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो रेट का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करती है, रेपो रेट को चेंज करती है, बढ़ाती घटाती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि रेपो रेट वो रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस डेटा। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कंप्रेस डेटा का, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कंप्रेस डेटा क्या है। डेटा तो समझ रहे हैं ना, स्टैट्स में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने डेटा क्या होता है। ठीक है, तो डेटा तो समझ रहे हैं। कंप्रेस डेटा यानी कि बहुत बड़े डेटा को आप किसी मतलब क्या लीजिए फ्रीक्वेंसी टेबल से या किसी तरीके से आप कंप्रेस कर रहे हैं ना, दैट इज कंप्रेस डेटा। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कंप्रेस डेटा नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कंप्रेस डेटा का। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी मैं आपको बताती हूँ, मैं इन चारों ही ऑप्शन के बारे में बताती हूँ तो आप देखिए खुद ही बता लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप फ्रीक्वेंसी तो जानते होंगे ना, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब द वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम इट अकर्स इन अ डेटा सेट। अगर कोई डेटा सेट है सपोज करिए 2 3 5 2 7 6 2 9, ठीक है, ये एक डेटा सेट है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम कहें इसमें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ये एक डेटा सेट है, इसमें अगर हम कहें 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू यानी किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो वैल्यू इस डेटा सेट में आया है। तो 2 कितनी बार आया है? 2 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो यानी 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम द वैल्यू हैज अकर्ड इन द डेटा सेट। यानी किसी वैल्यू की अगर फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो इसका मतलब कितनी बार वो डेटा सेट में आया है। ठीक है, जैसे आपने ऐसा इस टाइप का देखा होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एज है 10 to 20। कुछ लोग हैं अगर उनका जो डेटा है, वैसे तो अगर एज में ऐसे लिखूं तो कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 16 साल का, कोई 10 साल का, ऐसे करके डेटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे शो करना है तो मैं इसको ये देखिए फ्रीक्वेंसी इधर लिखूंगी और एज 10 से 20 तक के एज ग्रुप के कितने हैं? 4 हैं। 20 से 30 के एज ग्रुप के कितने हैं? 9 हैं। 30 से 40 एज ग्रुप के कितने हैं? कुछ भी एक्स जितने हैं वो लिखेंगे। तो इसमें क्या है? डेटा कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इतने बड़े डेटा को ये कंप्रेस कर दिया, तो ये तो डेटा को कंप्रेस फॉर्म कह लीजिए है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? तो हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये जो डेटा है
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना वो हम हिस्टोग्राम से करते हैं। हिस्टोग्राम में हम सेट ऑफ रेक्टेंगल्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनते हैं, ठीक है। एंड दीज रेक्टेंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के बगल में होते हैं, ठीक है। और उस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज, ठीक है। तो अगर मुझे इसे हिस्टोग्राम पे शो करना है तो ऐसे मैं दिखाऊंगी, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एज है ना, तो ये 0 to 20, 40, 60, 80 ऐसे करके, ठीक है। ये कुछ ज्यादा हो गया, 60 to 80 की एज वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है। एंड इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी शो करेंगे, शायद हम इधर 10 शो कर दें, इधर 20 शो कर दें, इधर 30 शो कर दें। तो इस तरीके से जब रेक्टेंगुलर ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्रेस फॉर्म में, तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू करते हैं। तो यानी ये भी क्या है, डेटा को कंप्रेस फॉर्म में शो करने का एक तरीका है, ठीक। अब हम बात करते हैं ओगिव की, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन क्लियर करते हैं, ओगिव क्या है। तो ओगिव भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ऑफ सीरीज। अगर कोई सीरीज ऑफ डेटा है 6, 9, 2, 7, 3, 2, 1 ऐसे कोई सीरीज ऑफ डेटा है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, तो हम वो ओगिव के फॉर्म में उसे ओगिव कहते हैं। ओगिव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओगिव में क्या करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं, क्यूमुलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिटेल में आपको जानना है तो मेरे स्टार्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो आप रेफर कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं और जो रेंज है उसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो जो ग्राफ निकल के आता है ना, दैट इज कॉल्ड ओगिव, इसको ओगिव कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो ये भी क्या है, इसमें भी हम डेटा को कंप्रेस फॉर्म में शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो डेटा एरे है, डेटा एरे क्या होता है, डेटा एरे इज सिंपली अ सेट ऑफ डेटा विच इज अरेंज इन सम ऑर्डर। डेटा एरे क्या होता है, डेटा एरे सिंपली सेट ऑफ डेटा होता है जो किसी ऑर्डर में अरेंज हो, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे ये जो है, ये दिस इज, ये 7, ये 9, ये 10, ये 16, ये 14, नहीं 16, 14, 18 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये एक सेट ऑफ डेटा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो दिस इज डेटा एरे, इसे डेटा एरे कहते हैं। एंड दिस इज नॉट कंप्रेस्ड। ये क्या कंप्रेस्ड है, नहीं ये कंप्रेस नहीं। कंप्रेस यानी फ्रीक्वेंसी, कंप्रेस डेटा यानी हिस्टोग्राम, ओगिव, ये सब कंप्रेस फॉर्म है। तो ये आप समझे होंगे। आंसर क्या है, कौन सा कंप्रेस फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेटा एरे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इतने क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किए हैं वो पढ़ के रखिएगा, अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।